सही है। मगर ये इस वक्त एटम नहीं है, इस वक्त आयन है। कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन है। और कौन सा आयन है? मोनो एनाइन। इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। इस एक नेगेटिव चार्ज से मुराद है इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। हम जानते हैं ना फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लेती है तो नेगेटिव चार्ज बन जाती है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हुए? एक, तभी तो क्या आया हुआ -1। इसके पास 17 अपने इलेक्ट्रॉन थे जब ये एटम फॉर्म में था, 17 अपने इलेक्ट्रॉन थे। एक इसने एक्स्ट्रा ले लिया तो कितने हो गए टोटल? इस वक्त 18 इलेक्ट्रॉन। इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। एक इजाफी हो गया। अच्छा, तो अब आ जाए कंपाउंड। अच्छा, इसी कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड? कोवलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड? कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। क्यों कोवलेंट? क्योंकि हाइड्रोजन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, सुपर होगी, सुपर से भी ऊपर होगी, ऊपर से भी डुपर होगी। हम आज एक नए लेक्चर के साथ मिलने जा रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। दैट इज़ अबाउट द लास्ट पार्ट और द लास्ट सेक्शन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 2 का आखिरी पोर्शन हम चलने जा रहे हैं। दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता चलूँ कि आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे इस चैनल को पुशअप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल बहुत पहले से मोनेटाइज हो गई है और इस पर एड्स भी आ रही हैं। और इसी के साथ साथ चूँकि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुख्तलिफ रूल्स पढ़ेंगे। मगर मैं आप लोगों को मुख्तलिफ रूल्स नहीं पढ़ाऊँगा सारे, बाकी हम फ़िज़िकल क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ या चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग या चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जाऊँगा। तो आप लोगों से मज़ीद भी उम्मीद की तवक्को है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते जाएं और शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को बुलाते चले जाएं मेरे फ़िज़िकल क्लासेस में। जो मेरी फ़िज़िकल क्लासेस चल रही होती हैं वो करतबा अकेडमी कोयटा में चल रही होती हैं, वहाँ पर हम पढ़ा रहे होते हैं। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ मुख्तलिफ मायनाज और हमारे सबसे एक्सपीरियंस टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, जो बहुत ही एक्सपीरियंस हैं और अपने सब्जेक्ट में बहुत कमांड रखते हैं। और मैं वहाँ पर अभी ज्वाइन कर चुका हूँ करतबा अकेडमी को एज अ केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर और मैं वहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 1.5 साल मेरा वहाँ पर होने वाला है। बाकी इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में। मैं आप लोगों को पहले 2 रूल्स करवाऊँगा, अबाव प्रिंसिपल एंड N+L रूल। आते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड द लेक्चर इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से मुराद तरतीब, डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट। तरतीब को बोलते हैं, अरेंजमेंट को बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, तरतीब, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन, तरतीब। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus into shells, subshells and orbitals of an atom is called as electronic configuration. एक एटम की शेल्स में, उसके सब शेल्स में, फिर उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, अरेंज करना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चूँकि हम पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर में कि एटम के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर क्या होती है? शेल्स, शेल्स के अंदर सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर क्या होती है? ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन को भी शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर तरतीब देना, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे वो कैसे अरेंज करेंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, पहले शेल को पहले फिल करेंगे या आखिरी शेल को पहले फिल करेंगे, क्या तरतीब होगी, इस तरतीब को बताने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 4 रूल्स आए। द फर्स्ट रूल एंड दैट इज व्हाट, आप-बाउ प्रिंसिपल। द सेकंड रूल N+L rule. The third rule, Pauli exclusion principle. The fourth rule, Hund's rule या Hund's rule of maximum multiplicity. अब हम अपने लेक्चर्स में, इस ऑनलाइन लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एक आप-बाउ प्रिंसिपल को और एक N+L रूल को, एंड देन विल मूव टुवर्ड द चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 इंशाल्लाह। लड़कों के डिमांड्स के ऊपर हम जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। So let's start with the first rule of electronic configuration. इलेक्ट्रॉन को तरतीब देने का पहला उसूल जो हम डिस्कस करेंगे, that is the आप-बाउ principle. What is आप-बाउ principle? आप-बाउ principle is a German word which mean to build, to construct, बना देना, ऊपर खड़ा कर देना, is called what? Is called आप-बाउ। और इस कंस्ट्रक्ट करने के उसूल को हम बोलते हैं आप-बाउ प्रिंसिपल। किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, किस चीज़ के अंदर, एटम के अंदर। सो हाउ कुड वी डिफाइन, हाउ कुड वी स्टेट द आप-बाउ प्रिंसिपल। अब आप-बाउ प्रिंसिपल को हम स्टेट कैसे करेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है। द स्टेटमेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी लेवल। अल्फाज को गौर कीजिए, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स, कुछ बुक्स लिखती है ऑर्बिटल्स, मगर ऑर्बिटल से भी बेहतर बात क्या है, सब शेल है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी लेवल। इन एनर्जी लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देंगे, बढ़ते चले जाएंगे। पहले सबसे कम एनर्जी वाला बढ़ेंगे, उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, और चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। दिस रूल और दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज आप-बाउ प्रिंसिपल। और उसको अगर हम उर्दू में बोलें तो सिंपल अंदाज में इस तरह कह सकते हैं कि कम एनर्जी वाला पहले बढ़ेंगे और ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल या ज़्यादा एनर्जी वाला सबशेल बाद में या आखिर में बढ़ेंगे। उर्दू में हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जिसकी एनर्जी कम हो उसको पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो उसको बाद में फिल करेंगे। इससे मुराद है कि नीचे वाले शेल को पहले फिल करेंगे, ऊपर वाले शेल की जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनको बाद में फिलअप करेंगे। उन सब शेल को पहले फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम, और उन सब शेल को बाद में फिलअप करेंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। सो अब आते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल आप-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक। तो आप-बाउ प्रिंसिपल की तरतीब क्या है, आप-बाउ प्रिंसिपल की तरतीब ये है कि हम यहाँ से, मैंने एक बंदे को बिठाया हुआ है जिसके हाथ में मैंने नेज़ा दिया हुआ है, तीर दिया हुआ है। वो क्या करेगा, वो यहाँ से तीर मारेगा, एरो मारेगा यहाँ से। जब वो यहाँ से एरो मारेगा तो जिसको पहले एरो लगेगा, एरो जिसको पहले लगा वो पहले फिल करेंगे, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप-बाउ प्रिंसिपल में जिस ऑर्बिटल को या जिस सबशेल को पहले एरो लगता है हम उसे पहले फिल करते हैं। अब एरो कैसे मारनी है, एरो हम हॉरिजॉन्टली नहीं मारेंगे, एक्स एक्सिस पर हम
वर्टिकली नहीं मारेंगे वाई एक्सिस पर, अब मारेंगे ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में, जेड एक्सिस के अलोंग हम ऐसा एक तरतीब की देंगे इन एरोज़ को कि ये ऐसी एरोज़ आती जाएं और सारी की सारी एरोज़ की जो तरतीब होगी वो एक जैसी होगी, टेढ़ी वेढ़ी नहीं होनी चाहिए कि एक ऊपर जा रही और एक नीचे आ रही। नो, सबकी तरतीब एक साथ होनी चाहिए, बिल्कुल एक ख़ास सीक्वेंस के साथ उन्हें आना चाहिए और इन ऑर्बिटल के साथ लगना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल रूल। अब इस तीर को ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, इस एरो को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो ना जेड एक्सिस पर हो, ना वाई एक्सिस पर हो, ना एक्स एक्सिस पर हो, बल्कि ये अलॉन्ग जेड एक्सिस आ रही हो। ठीक है जी। और खास तरतीब होनी चाहिए, जिस तरह मैंने यहाँ पर तरतीब दी, बिल्कुल तरतीब बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल चलने चाहिए, टेढ़े वेढ़े नहीं चलने चाहिए। सही, देयर मस्ट बी अ सीक्वेंस, एक खास सीक्वेंस होनी चाहिए। चलिए जी, तो पहले मैं इस तीर को चला रहा हूँ। पहले किस पर लग रही है तीर? पहले ये तीर लग रही है किसको? एस को। कौन से एस को? 1s को। सो आई एम राइटिंग द 1s, सीक्वेंस वाइज आई एम राइटिंग द 1s। ये पहले 1s को लग रही है। 1s के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस तीर को कुछ बुक्स लिखते हैं कि इसको हम दोबारा यहाँ से खींच रहे हैं और दोबारा इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोबारा लग रही है कौन से एस को? कौन से एस को? 2s को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2s, 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 और फिर यहाँ से इसको खींचेंगे दरम्यान में से खाली, और यहाँ से फिर अगेन मारेंगे ऐसे कि सीक्वेंस खास बराबर होनी चाहिए। ये तीर आ रही है, ये एरो आ रही है, ये टकरा रही है किसके साथ? इन दो ऑर्बिटल को। अब ये क्या कर रही हैं? टकरा रही है दो ऑर्बिटल के साथ, एक ऑर्बिटल p या एक सबशेल p और एक सबशेल s। पहले जब ये ऑर्बिटल ऊपर से आया किसको लगा? p को। कौन से p को? सेकेंड शेल के p को। सो वी कैन राइट 2p। किसको लगा? 2p को। 2p के बाद किसको लग रहा है? s को। कौन से s को? थर्ड शेल के s को, थर्ड शेल के s को। सो 3s। अब 3s के बाद ये थर्ड शेल का s है, इस थर्ड शेल के s के बाद मैंने दोबारा इसको खींचा और जब ऊपर से अगेन इसको ड्रॉ किया तो ड्रॉ करते वक्त ये आ रही है, टकरा रही किसके साथ? इट इज स्ट्राइकिंग विद अगेन टू ऑर्बिटल आर टू सबशेल, एक है p सबशेल और एक है s सबशेल। किसको लग रही है? p सबशेल को लग रही है और s सबशेल को। कौन से शेल के p सबशेल को? थर्ड शेल के p सबशेल को। देखो थर्ड s को लगा, थर्ड s के बाद फिर किसकी बारी है? 3p की बारी है। 3s के सबशेल के बाद 3p सबशेल की बारी है। फिर 3p के बाद किसकी बारी है? s की। कौन से s की? 4s की। सो 3s के बाद किसकी बारी है? 3p की बारी है। 3p के बाद किसकी बारी है? s की। कौन से s की? फोर्थ शेल के s ऑर्बिटल की। तो हम लिखेंगे 4s। 4s के बाद किसकी बारी है? अब जब हम दोबारा क्या कर रहे हैं, यहां से ये ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तीन ऑर्बिटल को लग रही है। एक ऑर्बिटल लग रही है d, एक ऑर्बिटल यहां से लग रही है या सबशेल लग रही है p, और एक सबशेल लग रही है वो है आपके पास s। इससे मुराद है कि 4s के बाद, 4s के बाद याद रखना अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, 4s के बाद हम किसको भरेंगे? 4s के बाद d को। कौन से d को? 3 शेल के d को, थर्ड शेल के d को। सो वी कैन राइट 4s के बाद याद रखना हमारी बारी होगी किसकी? कौन सा ऑर्बिटल की सबशेल की? 3d की। 3d के बाद किसकी बारी है? p की। कौन से p की? फोर्थ शेल की p, फोर्थ शेल की p। फोर्थ शेल की p के बाद किसकी बारी है? बारी आपके पास 4p के बाद बारी s की। कौन से s की? 5s की। सो आई कैन राइट एज 4p। 4p के बाद बारी है किसकी? 5s की, 5s की। 5s के बाद जब मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं यहां से दोबारा अगेन, यहां से अगेन, व्हेन अगेन आई ड्रॉ द एरो ओवर हियर, सो अगेन 3 ऑर्बिटल्स आर ऑन द टारगेट। कितनी ऑर्बिटल्स हमारे पास सबशेल है? 3 सबशेल यहां पर टारगेट में आ रही है।
5s के बाद, 5s के बाद किसको लग रही है तीर? ये एरो किसको लग रही है? डी को। कौन से डी को? फोर्थ शेल के डी को, फोर्थ शेल के डी को। फोर्थ शेल के डी के बाद किसको लग रही है? पी को। कौन से पी को? 5 शेल के पी को, 5 शेल के पी को। 5 शेल की पी के बाद किसको लग रही है? एस को। कौन से एस को? 6s को। किसको? 6s को। 6s के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं? अगेन मैं इस एरो को दोबारा से वहां ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूं। जब दोबारा से मैंने यहां से इसको अगेन ड्रॉ किया, सो यहां से जब मैंने इसे अगेन ड्रॉ किया, जब मैंने इसे अगेन ड्रॉ किया तो ये लगा किसको? एफ को। एफ के बाद किसको लगा? डी को। डी के बाद किसको लग रहा है? पी को। पी के बाद किसको लग रहा है? एस को। सो किसको लगा? एफ ऑर्बिटल को या एफ सबशेल को। कौन से एफ ऑर्बिटल को? 4 शेल के एफ ऑर्बिटल को, 4th शेल के एफ ऑर्बिटल को। इससे मुराद है कि 6s के बाद, याद रखना 6s के बाद किसकी बारी होती है? 4f की। 6s के बाद डायरेक्ट कौन बढ़ता है? 4f बढ़ता है। तो 6s के बाद 6p नहीं होता, 6s के बाद होता है 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल। और 4f के बाद किसकी बारी है? डी की बारी है। कौन सी डी की? 5d की। 4f के बाद बारी है किस चीज की? 5d की। 5d के बाद किसकी बारी है? p की। कौन सी p की? 6p की। अब 6p की बारी है। सो आई कैन राइट द व्हाट? 6p। 6p के बाद किसकी बारी है? 6p के बाद आ रही है हमारे पास 7s। कौन आ रहा है? 7s। 7s के बाद जब मैं अगेन इसे क्या करता हूं? यहां से ड्रॉ करता हूं अगेन, तो हमारे पास कौन आ रही है? यहां से कौन हिट हो रहा है? यहां से हिट हो रहा है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के बाद डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के बाद कौन? पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल के बाद कौन? एस ऑर्बिटल। नीचे वाला 8वें शेल का एस ऑर्बिटल यहां से लगेगा, जो यहां पर होगा उसको लग जाएगा, मगर मैं यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकता। तो चले जी, किसको लगा ऑर्बिटल? ये एरो पहले लगा एफ को। एफ के बाद लगा किसको? डी को। डी के बाद किसको लगा? पी को। पी के बाद किसको लग जाएगा? पी के बाद ये एरो लग जाएगा 8s को। ये याद रखिए, ठीक है जी। सो 7s के बाद किसकी बारी होगी? याद रखना 5f की। 7s के बाद 5f। 7s के बाद 5f। 5f के बाद d। कौन सी d? 6d। 5f के बाद किसकी बारी है? 6d की बारी है। और 6d के बाद किसकी बारी है? p की। कौन सी p की? 7p की। 7p के बाद किसकी बारी है? 7p के बाद किसकी बारी आएगी? जाहिर सी बात है s की। कौन से s की? 8s की, जो मैं यहां पर लिख नहीं सकता। सो आई कैन राइट द लास्ट ऑर्बिटल, दैट इज 8s। ये वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसमें हमारे तमाम तरह एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। इससे मज़ीद जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ पर हम F के बाद G भी ला सकते थे, यहाँ पर G के बाद H भी ला सकते थे, मगर वो हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो इस वजह से नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे एलिमेंट्स अभी तक G और H में एटम्स नहीं पहुँचे, उनके इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचे, तो हमें F से काम था और हमने ऐसा लिखा। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है? ये देखिए, मैंने पहले शेल में लिखा हुआ है S, दूसरे शेल में S और P, तीसरे शेल में SPD 3 ऑर्बिटल आते हैं, चौथे शेल में 4 ऑर्बिटल आती हैं SPDF, पांचवें शेल में 5 आती हैं मगर वो हमने लिखी नहीं है SPDF एंड G, छठे शेल में 6 आती हैं SPDFGH और सातवें शेल में 7 आती हैं मगर वो हमने लिखी नहीं है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ तक चल रहा है, हमें अपने ऑर्बिटल से काम है, अपने मेंबर से काम है, अपने एटम से काम है, तो हमने ये लिखा। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द आप-बाऊ प्रिंसिपल अरेंजमेंट। ठीक है जी, उनकी अरेंजमेंट एक तरतीब है जो आप लोगों ने याद रखनी है और तरतीब ऐसा है कि आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे तीर चलाना होगा। क्लियर है भैया? चले जी, अब ये इसकी मदद से हमारे पास क्या आ गई? ये सीक्वेंस आ गया एटॉमिक ऑर्बिटल को भरने का। पहले कौन है? 1s को लगा, यहाँ पर भी 1s, यहाँ पर क्या है? फिर 2s की बारी, यहाँ पर भी मैंने 2s, 2s के बाद किसकी बारी है? 2p की बारी है, यहाँ पर भी 2p आ रहा है, फिर 2p के बाद किसकी बारी है?
3s की, यहाँ पर भी 3s आ रहा है। इसी तरह फिर 3s के बाद किसकी बारी है? p की। कौन सी p की? 3p की। तो 3p की यहाँ पर भी क्या आ रही है? 3p। 3p के बाद किसकी बारी है? 4s, यहाँ पर भी क्या आ रही है? 4s। सो इस तरह सीक्वेंस आप देखिए, ये सारे सीक्वेंस क्या है? सेम है। मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है ये हमने कहाँ से निकाली? यहाँ से। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल इतना लाजमी है, इतना लाजमी है कि आप जब भी एंट्री टेस्ट या केमिस्ट्री का पोर्शन करने लगो या केमिस्ट्री का हिस्सा करने लगो एग्जाम में, तो आप लोगों के पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल का लिखना लाजमी है। आप लोगों को वहाँ पर इसे लिखना होगा, अपने पेपर के लास्ट पेज पर इसे खामखा लिखना होगा। ये बहुत लाजमी है, चाहे आप एंट्री टेस्ट में बैठे हो, चाहे आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल का लिखना होगा। ये लाजिम है, क्योंकि सारी 4 से 5 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होती हैं। आप लोगों ने इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए इसे निकालना हो, चाहे इनऑर्गेनिक पार्ट में हो, चाहे फर्स्ट ईयर के पार्ट में हो। आपने क्या करना है? आपने इसी तरतीब के साथ चलाना है। ये तरतीब होगी। अब इस तरतीब को याद कैसे करेंगे? इस तरतीब को हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू मेमोराइज दिस सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को याद कैसे करें? हम पहले ये डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम के बाद ये सीक्वेंस उसे निकालेंगे? नो, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा टाइम नहीं है हमारे पास। इतना टाइम किसके पास है? एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं है हमारे पास, एंट्री टेस्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो हाउ कैन वी डू दिस एंड देन वी कैन डू दिस? नो, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या होगा? हमें इसके लिए लगाना होगा एक रट्टा। यहाँ से हम एक रट्टे से काम चलाएंगे, और वो रट्टा मैं आप लोगों को देता हूँ हमेशा। अगर आप लोगों ने मेरी केमिस्ट्री की ऑन फिज़िकल क्लासेस ली हो करतबा अकेडमी में, तो मैं ये इसको लिखवाता हूँ कि केमिस्ट्री का तराना, केमिस्ट्री का तराना। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को एक तराना लिखवाता हूँ और मैं कहता हूँ ये तराना सिर्फ याद रखना। अब कैसे याद करेंगे ये सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे? ये 2 मिनट का काम है, ज़रा ध्यान दीजिए। कैसे? आप लोगों ने एक तराना याद रखना है। तराना कैसा होगा? तराना कुछ ऐसा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तराने, मुख्तलिफ सीक्वेंसेस बनाई हुई, मगर मैंने अपने लिए जो सबसे ईजी, सबसे आसान, सबसे शॉर्ट ट्रिक है, मैंने वो अडॉप्ट किया हुआ है। सो दैट इज व्हाट हम लिखेंगे। एस पी, पुलिस वाले SSP, SSP, SPS, SSP, SPS। पहले हम पुलिस वाले SSP से स्टार्ट करेंगे, याद रखना, SSP से। सही है? SSP से, ठीक है जी। तो SSP, फिर उसके बाद क्या है? SPS, फिर लिखेंगे DPS, फिर लिखेंगे DPS, फिर लिखेंगे FDPS, फिर लिखेंगे FDPS। क्लियर है? SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। समझ रहे हो? समझ आ रही है? हाउ टू मेमोराइज दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को कैसे याद करेंगे? इसका तरीका ये है। SSP, सब सुने, SSP, फिर बोल रहा हूँ, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। ये सीक्वेंस है। पहला क्या है? SSP, फिर है SPS, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS और FDPS। सो ये सीक्वेंस है। आप लोग 2-3 मरतबा रिपीट कर लो, ये खुद ब खुद आप लोगों के लिए याद हो जाएगा। SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। होगी बात? अच्छा, अब ये सीक्वेंस आप लोगों ने लिख लिया एग्जाम में। अब क्या करोगे? ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को लाजमी। ये रफ काम में आप लोगों को खामखा आपके पास होना चाहिए, चाहे आप जो भी एंट्री में बैठे हुए हो, चाहे एग्जाम में बैठे हुए हो। चले, अब इसको तरतीब कैसे देंगे? नंबरिंग कैसे देंगे? नंबरिंग में लड़के काफ़ी कतरा जाते हैं, काफ़ी इसको लड़कों को इसका सीक्वेंस देना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लड़के रफली दे रहे होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं आप लोगों को सीक्वेंस में बता रहा हूँ, आप लोगों ने सीक्वेंस कैसे देनी है। पहले एस को फारिग कर दो, सारे एस कहाँ से शुरू होती है? पहले शेल से। यस, तो पहले शेल का एस
दूसरे शेल का एस, तीसरा, चौथा एस, पांचवा एस, छठा एस, सातवां एस, आठवां एस। एस हो गया, एस फिनिश। अब इसके बाद पी की बारी। पी कहां से स्टार्ट होती है? सेकंड शेल से। देखिए पी कहां से होती है? सेकंड शेल से। हमें पता है कि पहले शेल में एक सब शेल है एस और दूसरे शेल में दो सब शेल है, एक है एस और एक है पी। तो मिस मुराद है कि दूसरे शेल से स्टार्ट होती है पी सब शेल। सो हम लिखेंगे पी की जगह लिखेंगे सेकंड शेल का पी, थर्ड शेल का पी, फोर्थ शेल का पी, फिफ्थ शेल का पी, सिक्स शेल का पी और सेवन शेल का पी। पी हो गई। अब पी के बाद बारी किस चीज की? डी की। डी कहां स्टार्ट होती है? थर्ड शेल से। ये देखिए डी कहां स्टार्ट होती है? थर्ड शेल से स्टार्ट होती है। सो डी आएगी 3D, डी आएगी 4D, डी आएगी 5th एंड 6th। आगे तरतीब बिल्कुल सही आ रहा है। सिर्फ ये याद रखिए एस कहां स्टार्ट होगा? पहले शेल से। पी कहां स्टार्ट होगा? दूसरे शेल से। और डी की नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी? थर्ड शेल से। और एफ की नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी? फोर्थ शेल से। सो चले जी, जो एफ आ रही है वो कहां स्टार्ट होगी? डायरेक्ट हम उससे स्टार्ट करेंगे। कहां से? एफ विल बी स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ शेल। ये 4F और ये वाली एफ कौन सी हो जाएगी? 5F हो जाएगी। अब ये तरतीब और ये तरतीब यकीन माने सेम है। 1S 1S, 2S 2S, 2P 2P, 3S 3S, 3P 3P, 4S 4S, 3D 3D, 4P 4P, 5S 5S, 4D 4D, 5P 5P, 6S 6S, 4F 4F, 5D 5D, 6P 6P, 7S 7S, 5F 5F, 6D 6D, 7P 7P और 8S और 8S। आप चेक कर ले सीक्वेंस सेम आ गई कि नहीं आ गई। इससे मुराद है कि आपको ये तो अगर एग्जाम में आ रही तो आप एग्जाम में इस तरह लिख सकते हैं। एग्जाम में आप लोगों को ये लिखना होगा और फिर ये लिखना होगा, सही है। मगर अगर आप लोगों ने इसके ज़रिए कोई MCQs वगैरह करने हो तो आपको डायरेक्ट ये चीज़, ये केमिस्ट्री का तराना याद होना चाहिए। एंड द केमिस्ट्री का तराना इज़ लाइक दिस: SSP SPS, DPS DPS, FDPS FDPS। होगी बात? सो ये तो आप लोगों के पास अब वो प्रिंसिपल जो हमने आज पढ़ा और इसको याद करने का तरीका भी मैंने समझा दिया। आप लोग काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आप लोगों को 2 एलिमेंट्स करवाऊंगा और उन पर आप वो प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा। काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें। चलो जी, अब कुछ एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अब प्रिंसिपल कि उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को कैसे तरतीब देना है। पहले उठाते हैं कार्बन एटम को जिसका एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब प्रोटॉन की तादाद 6। प्रोटॉन की तादाद 6। जब प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी खामखा क्या होंगी? 6 ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ना इजाफी इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ना इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, सही है। चलो जी, अब इसकी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू अब प्रिंसिपल हमारे पास पहले किसकी बारी है? 1s की। तो हम पहले 1s की फिल करेंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आती है? 2। ये तो हमें पता है क्वांटम नंबर से कि 1s में s में कितने इलेक्ट्रॉन आती है? 2। s में कितने इलेक्ट्रॉन आती है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 आ गई 1s में। हमने 6 पूरे करने हैं तो 1s के बाद किसकी बारी है? 2s की। तो 2s लगा ले। 2s में कितने आती है? 2। इससे मुराद क्या हो गई? 4 हो गई। मगर हमने 6 पूरे करने हैं तो 2s के बाद किसकी बारी है? 2p की। अब 2p में कितने आ जाएंगे? 2p में आ जाएंगे 2। 1s2, 2s2, 2p2। दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कौन सी? ग्राउंड स्टेट की। कौन सी स्टेट की? ग्राउंड स्टेट की। मतलब अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है जी। अगर हम बात कर लें मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, प्रोटॉन की तादाद 12, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 12। मगर नहीं, मैं मैग्नीशियम कैटायन उठा रहा हूँ, +2 चार्ज। मैग्नीशियम +2 चार्ज। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12।
और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, तो जब कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालती है उस पर क्या आती है? +2 चार्ज। यस, इससे मुराद मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाली हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 12। 12 में से 2 निकाल दिए, कितने रह गई? 10। इससे मुराद इस वक्त मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ लड़के यहाँ पर गलती कर जाते, वो कैटाइन और एनाइन को नहीं देखते, वो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते। नो, कितने आयन है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से मुराद इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। कितने निकाले हुए हैं? 2 निकाले हुए से मुराद है 12 में से 2 निकाल दो, कितनी रह जाएंगी? 10 इलेक्ट्रॉन। सो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है इस वक्त किसके पास? मैग्नीशियम के पास। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2, पहले s में 2, दूसरे s में 2, कितने हो गई? 4। अब 2s के बाद किसकी बारी है? 2s के बाद बारी है 2p की। किसकी बारी है? 2p की, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। अब p में कितने आते हैं? 6, और हमारे पास अवेलेबल भी कितने हैं? 6, क्योंकि 4 आ गए, फिल हो गए, 6 अभी भी बाकी है, तो क्या आ जाएगी? 2p6, 1s2 2s2 2p6। दिस इज व्हाट? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम केटाइन। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किस चीज की? क्लोराइड आयन की। कौन सा आयन की? क्लोराइड आयन। क्लोरीन एटम नहीं है, क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन से मुराद है क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो हम इसका एटॉमिक नंबर अगर देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 17, मतलब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। सही है। मगर ये इस वक्त एटम नहीं है, इस वक्त आयन है। कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन है। और कौन सा आयन है? मोनो एनाइन। इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है। इस 1 नेगेटिव चार्ज से मुराद है इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है। हम जानते हैं ना, फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लेती है तो नेगेटिव चार्ज बन जाती है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हुए? 1, तभी तो क्या आया हुआ? -1। इसके पास 17 अपने इलेक्ट्रॉन थे जब ये एटम फॉर्म में था, 17 अपने इलेक्ट्रॉन थे। 1 इसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो कितने हो गए टोटल? इस वक्त 18 इलेक्ट्रॉन। इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, 1 इजाफी हो गया। अच्छा, तो अब आ जाएं, क्या करते हैं? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो क्या जाएगी? 1s2 2s2 2p6। 2p6 के बाद क्या आ रही है? 2p6 10 पूरे हो गए। 10 के बाद हमने क्या पूरे करना है? 18। 2p के बाद किसकी बारी है? 2p के बाद बारी है 3s की। 2p के बाद किसकी बारी है? 3s की। 3s में कितने आएंगे? 2, तो कितने हो जाएंगे? 12। अब हमने कितने पूरे करने हैं? 18। 3s के बाद किसकी बारी है? 3p की। यस, 3s के बाद किसकी बारी है? 3p की बारी है। तो हम 3p में कितने आते हैं? p में आते हैं 6। p में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 12 भी पूरे हो गए हैं, और अवेलेबल कितने? वो भी 6। इससे मुराद है वो 6 के 6 यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट? 3p6। ये क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये क्लोरीन एनाइन का। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी ले लिया था, 17 अपने थे, अब क्या हो गए? 18 हो गई। सो आप क्या कर सकते हो? आप न्यूट्रल एटमों पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यकसा रखोगे। अगर केट आयन है तो कम रखोगे, अगर एन आयन है तो ज़्यादा रखोगे। ये मैंने प्रैक्टिस करवा दी। काइंडली बाकी प्रैक्टिस आप लोग खुद कर लीजिएगा अपने बुक्स से, अपने प्रैक्टिस के लिए। अपने डिफरेंट MCQs आप लोगों के पास आती हैं, मगर याद रखना आप बहु प्रिंसिपल इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी प्रिंसिपल है, इसको काइंडली अपने साथ याद कीजिएगा। और इसको जो ही आप पेपर में इसका स्टार्ट कर लो, चाहे एंट्री टेस्ट में हो चाहे एग्जामिनेशन में हो, आप फ़ौरन केमिस्ट्री के पेपर के लास्ट हिस्से में रफ अमल में काइंडली ये सीक्वेंस अपने साथ खामखा लिख लेना। और याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया बहुत पहले। यहाँ तक आप लोगों की आबो प्रिंसिपल मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलेंगे N+L रूल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इन मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने गेबान द खुदाई पामान।